Hello student, today I am going to teach you Java programming, which is an important subject of 5th semester diploma students. But if you want to make career in software industry, it is very important to learn Java programming because more than 70 firms today using Java for making many kind of software. तो आज इस क्लास में हम जावा के बारे में सारी चीज़ें कि कैसे आपको यूज़ करना है, जावा क्या होता है, कैसे चलाना है, कैसे प्रोग्राम बनाना है, उसके कंसेप्ट्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्लासेस क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं और इनहेरिटेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो ये क्लास केवल 5th सेमेस्टर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए नहीं, यदि कोई भी डिप्लोमा का बच्चा जावा सीखना चाहता है तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। My name is Saurabh Tiwari. I am senior lecturer in Department of Computer Science and Engineering in Government SB Polytechnic College, Bhopal. So, without wasting any more time, we will start straightly Java programming and what is Java. So, जब भी हम लोग क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग को बच्चे समझ नहीं पाते हैं, या तो कहना चाहिए उस कंसेप्ट्स को सीखने के अलावा वो ये सोचते हैं कि केवल प्रोग्राम करना ही जावा को सीखना है, पर ऐसा नहीं है। जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने का, उसको सीखने का एक तरीका होता है और प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा तरीका होता है उसके कीवर्ड्स, उसका सिंटैक्स और उसके कंसेप्ट्स। यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं, उसके कंसेप्ट्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। पर आप जावा पढ़ते हैं या कोई भी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज पढ़ें, हमेशा बच्चों एक बात याद रखना कि यदि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसके कीवर्ड्स, उसके सिंटैक्स आपको ठीक उसी तरह लिखने होंगे जैसा कि उसका कंपाइलर समझता है। फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको सिखा दिया जाता है कंप्यूटर इज अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और मशीन जो आप लिखते हैं वो समझती है। यदि मशीन क्लास की डेफिनेशन या हम कहें उसका कीवर्ड CLASS लिखना है और किसी बच्चे ने CLAS लिख दिया तो उसके प्रोग्राम में एरर आने लगती है। अब वो परेशान होता रहता है कि मैंने कहाँ गलती करी और उसे समझ में नहीं आता है, जबकि प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है कि उसको सिंटैक्स और कीवर्ड्स नहीं पता है। यदि उसे पता होता कि हमको उस कीवर्ड को, यदि हमने कहा पब्लिक, तो पब्लिक को PUBLIC लिखना है, मतलब PUBLIC ही लिखना होगा। अगर आपने पब्लिक कीवर्ड को स्पेलिंग गलत कर दिया या शॉर्ट PUB लिख दिया तो आपका कंपाइलर एरर जनरेट करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें कि कैसे हम जावा को सीखें, कैसे हमारे कीवर्ड्स होंगे, कैसे सिंटैक्स होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जावा आपको सबसे इजी लगने लगेगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लास में कि जावा क्या होता है और उससे क्या करना है हमको, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इस चीज़ का एप्लीकेशन क्या है, हमको बनाना क्या है, इसके बारे में ये होता क्या है, जब तक आपको किसी भी सब्जेक्ट को
केवल जावा नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आता। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि जावा होता क्या है। If we talk about definition, Java is an object-oriented programming language developed by Sun Microsystem and it was released in 1995. Java एक ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सन माइक्रोसिस्टम ने 1995 पे रिलीज किया। इसके पहले आप लोग एक C++ भी थर्ड सेम में पढ़ चुके होंगे, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और हम लोग कभी कभी ये भी कह देते हैं कि जावा जो है वो सुपर सेट है सी और C++ का। वो इसलिए कह देते हैं बिकॉज जावा इज अ सेट ऑफ फीचर्स ऑफ C एंड C++। बहुत सारे C एंड C++ के कंसेप्ट्स को जावा ने आगे बढ़ाया है। और जैसे जैसे कोई लैंग्वेज मार्केट में बढ़ती जाती है, इसका मतलब ही है कि उसके फीचर्स जो हैं अपडेट होते जा रहे हैं। अब जब फीचर्स अपडेट होते जा रहे हैं तो कंसेप्ट्स भी ऐड्स होते जा रहे हैं, तो वो सारे कंसेप्ट्स हम धीरे धीरे सीखने की कोशिश करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है जावा को सीखने की, उस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि जावा के पहले हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेज आए, पर वो सारे लैंग्वेज हमको एक ऐसा फीचर्स नहीं दे पाए जो आज दुनिया की डिमांड है। एंड दैट फीचर इज जावा प्रोग्राम्स आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। बहुत सारे बच्चों को मैंने कहते सुना है, जब भी मैं किसी का प्रैक्टिकल लेने जाता हूं तो वो कहते हैं सर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और जब मैं उनसे पूछता हूं कि बेटा ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है, तो वो बच्चे कहते हैं कि सर हम इसको ऐसा कर सकते हैं, उसको वैसा कर सकते हैं, हम उसको बहुत सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलते। तो मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताता हूं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से मतलब हमारा क्या है और क्या बेनिफिट है इसका। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से मतलब होता है कि इस जावा के प्रोग्राम को या इस जावा की लैंग्वेज को हम किसी भी बोर्ड, किसी भी प्रोसेसर और किसी भी लैंग्वेज में रन कर सकते हैं। इट मीन्स आप जावा प्रोग्राम आज बनाइए, एग्जीक्यूट करा लीजिए, और वही प्रोग्राम आप चीन में जाएं, आप जापान पे जाएं, आप उनके बोर्ड प्रोसेसर ले लें, आप किसी और कंप्यूटर को ले लें, आप अपने स्पेसिफिकेशन के अतिरिक्त कोई भी कंप्यूटर ले लें या कोई भी हार्डवेयर ले लें, किसी भी प्रोसेसर, किसी भी बोर्ड पर जब आप अपना प्रोग्राम चलाएंगे तो वो सेम जैसे आपने अपने कंप्यूटर पे चलाया था वैसे ही चलेगा। दिस फीचर इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मेरे ख्याल से अब आपको प्लेटफॉर्म का मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और सिंपल मैं बता देता हूं कि किसी भी बोर्ड या प्रोसेसर पे जब आप इस लैंग्वेज को रन कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में जाके किसी भी सिस्टम पर जिसमें बोर्ड और प्रोसेसर हो, तो हम इस फीचर को कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अगेन मैं आपको एक और फीचर्स बताऊंगा जिसको मैं अपन कहते हैं WORA, दैट इज राइट वंस रन एनीवेयर। इट मीन्स आप एक बार अपना प्रोग्राम बना लें और उसके बाद आप उसको कहीं पर भी रन कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट चीज हमको पढ़ना है दैट इज जावा वर्चुअल मशीन। बहुत सारे लोग इसको शॉर्ट में JVM कहते हैं। बच्चों ने सुना होता है JVM सर JVM क्या होता है। तो JVM के बारे में मैं आपको बताऊं, जावा वर्चुअल मशीन इज अ टूल विच एग्जीक्यूट्स जावा कोड। बट जावा वर्चुअल मशीन बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज में बनाया गया है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जावा वर्चुअल मशीन एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसके थ्रू आप अपने जावा के प्रोग्राम को बहुत इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे जैसे हम जावा के कंसेप्ट्स पे बढ़ते जाते हैं, लाइक एप्लेट्स, मल्टी थ्रेडिंग,
वर्चुअल प्रोग्रामिंग, तो हमको इन जावा वर्चुअल मशीन और बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत होती है। तो अब मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट अगर अपन बात करें कि जावा क्या है, तो हमको बोलना चाहिए जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो सी प्लस के फीचर्स को यूज करते हुए आगे बढ़ाते हुए बनाई गई है। यह एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है और ये इसका सबसे बड़ा फीचर्स है जिसको हम किसी भी बोर्ड, प्रोसेसर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं। जावा का प्रोग्राम आप राइट वंस रन एनीवेयर, एक बार बनाइए और कितनी भी बार रन करिए। देन जो जावा का टूल हम यूज करते हैं जावा के कोड को रन करने के लिए, उसको हम कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप कंप्यूटर पर कोई डिवाइस इंस्टॉल करते हैं तो कभी कभी वो सपोर्ट नहीं करता, तो वो आपको प्रॉम्प्ट करता है कि आपको जावा अपडेट करना होगा। आप यू कैन थिंक द पावर ऑफ जावा विद दिस स्टेटमेंट कि अगर आपको कोई एक डिवाइस अटैच करना है तो आपको अपने कंप्यूटर पर जावा अपडेट करना होता है, क्योंकि आज दुनिया में 3 बिलियन से ज़्यादा डिवाइसेस जावा को यूज़ करके रन होती है। तो जावा का पावर, जावा क्या होता है, कैसे आपको चल करना है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है, ये सब अपन ने देखा। आगे अपन बढ़ते हैं कि हमको करना क्या है, बच्चों को बनाना क्या है जावा में। इन शॉर्ट वी कैन से व्हाट इज जावा एप्लीकेशन। जावा एप्लीकेशंस क्या होते हैं, तो यहां हम लोग 4 तरह के इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखेंगे जो हम लोगों को जावा से बनाना है। क्योंकि जावा हमने पढ़ लिया, जावा हमने सीख लिया, जावा के प्रोग्राम हमने बना लिए, लेकिन आखिरी तक बच्चों को यह नहीं पता होता है कि जावा का रियल टाइम या इंडस्ट्री में एप्लीकेशन क्या है। तो इंडस्ट्री में जाके जावा में करना क्या है, जावा में जाके आपको हो सकता है आपको एक वेब प्रोग्रामिंग करना पड़े, वेबसाइट बनाना पड़े, वेबसाइट में जावा के फंक्शंस यूज करना पड़े, जावा की प्रोग्रामिंग यूज करना पड़े। तो जब भी आप जावा का कोई ऐसा प्रोग्राम ऑनलाइन वेबसाइट पे चलाते हैं तो हम उस प्रोग्राम को कहते हैं वेब एप्लीकेशन। पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए वेब एप्लीकेशन केवल बोल देना इतना इजी नहीं है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं वेब एप्लीकेशन की तो हमको इसको सर्वर पर भी चलाना होगा, तभी वो सारी दुनिया में दिखेगा। सो व्हाट इज वेब एप्लीकेशन? जावा इज यूज्ड टू क्रिएट सर्वर साइड वेब एप्लीकेशंस। हम जावा में बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू अपना एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। कैसे बनाना है ये हम लोग आगे देखेंगे। देन जावा एप्लीकेशन का जो सेकेंड टाइप है दैट इज स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। अब ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज द डेस्कटॉप एप्लीकेशन और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन। यदि आपने सिंपल सा एक एप्लीकेशन बनाया है जो आपकी डेस्कटॉप की प्रोग्रामिंग के लिए है या विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन है, सपोज आपने एक कोई स्क्रीन सेवर बनाया है, कोई एक आपने शॉर्ट प्रोग्राम बनाया है जो आपके विंडोज में एक वॉच दिखाने लगता है, तो ये सारे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होते हैं। देन एंटरप्राइज एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन दैट इज distributed in nature such as banking application. It has the advantage of high level security, basically used for load balancing and clustering. अब enterprise application का मतलब होता है, सपोज करिए आपके पास एक इंडस्ट्री में मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं। अब उन मल्टीपल लोगों के काम को आप चाहते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर देखे समझे। एंटरप्राइज का जो फ्रेमवर्क होता है वो बहुत बड़ा होता है। आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेटर है और उसके ढेरों क्लाइंट्स हैं। आप चाह रहे हैं क्लाइंट जो है आपके एडमिनिस्ट्रेटर से 1 to 1 कम्युनिकेट कर सके।
जनरली हम लोग इस कंसेप्ट को क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस भी बोलते हैं। तो जब आपको किसी एंटरप्राइज के लिए जावा से एक प्रोग्राम बनाना है तो हम उसको कहेंगे एंटरप्राइज एप्लीकेशन। करना बिल्कुल सिंपल सा है। आपको कुछ एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो सर्वर से रन होगा, सारे क्लाइंट्स के पास जाएगा, क्लाइंट्स अपना काम करेंगे और उसको जब सबमिट करेंगे तो उसका सारा डेटाबेस जो सबमिट होगा वो आपके सर्वर पर आकर सबमिट हो जाएगा। और केवल एक एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा वो सारे क्लाइंट्स का डेटा और सारे क्लाइंट्स के भेजे हुई रिक्वेस्ट्स एक सीट से बैठकर हैंडल कर पाएगा। दिस इज द पावर ऑफ जावा। तो ये जो अपन एप्लीकेशन बनाते हैं इसको हम लोग कहते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन विच वी कैन बिल्ड ऑन जावा इज मोबाइल एप्लीकेशन। आजकल हर बच्चे के हाथ पे मोबाइल है और वो बड़े गर्व से कहता है कि मैं एंड्रॉयड फ़ोन चलाता हूँ, पर बहुत सारे बच्चे इवन कंप्यूटर साइंस के बच्चों को नहीं पता है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन करने में भी जावा प्रोग्रामिंग का ही हाथ है। जावा के छोटे छोटे मॉड्यूल से ही आपका एंड्रॉयड भी बना हुआ है। तो जब भी आप किसी मोबाइल एप्लीकेशन या आप अपने एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग या आपका एंड्रॉयड स्टूडियो या आपके मोबाइल पे आपको कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम बनाना है, कोई छोटा मोटा ऐप बनाना है, तो भी आप जावा यूज़ कर सकते हो। सो फॉर मोबाइल एप्लीकेशन जावा इज़ यूज टू क्रिएट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर मोबाइल डिवाइसेस। तो इस तरह से हमने देखा कि यदि आपको जावा यूज़ करना है तो आप कितने तरह के एप्लीकेशन बना सकते हैं। वेब एप्लीकेशन, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। जब हम लोग थर्ड सेम में C++ पढ़ते थे तो हमने कभी C++ पर वेब प्रोग्रामिंग नहीं करी, पर छोटे मोटे स्क्रीन सेवर, मारियो गेम्स ये सब हम बना लेते थे। पर C++ में जो हमारे साथ प्रॉब्लम थी वो कुछ इस तरह से थी कि ना तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था, ना हम उसको वेब प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ कर पाते थे। तो इन लिमिटेशंस के कारण हमारे पास मार्केट में जावा आया और अब हमको जावा सीखना हो रहा है। तो इन शॉर्ट 4 तरह के एप्लीकेशन आप बहुत इजीली जावा से बना सकते हैं। इनको हम कहते हैं वेब एप्लीकेशन, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। ये सारी चीजें मैंने आपको भी बताई कि जावा क्या होता है और जावा से आप क्या बना सकते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट किस तरह से बनाना है, कैसे यूज करना है, इस चीजों के लिए चल रहे हैं। पर उसके पहले बहुत जरूरी है कि हमको जावा के फीचर्स के बारे में पता। तो अब हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ जावा कि जावा में किस तरह के फीचर्स होते हैं और क्या क्या एडवांटेज है जिनके थ्रू हम जावा को यूज करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो हम लोग अभी बहुत देर से भी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब आपके पास एक रियल टाइम एंटिटी है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज से अपना प्रोग्राम बना सकते हैं और उसमें जो कंसेप्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो जावा सपोर्ट्स द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड इट्स ऑब्जेक्ट मॉडल इज सिंपल एंड इजी टू एक्सपांड। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स को सपोर्ट करता है और बहुत ही सिंपल और इजी वे में आप इन मॉडल्स को बना सकते हैं, इन मॉडल्स को यूज कर सकते हैं और सारे कंसेप्ट्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देन सेकंड जो फीचर है अपने पास जावा का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम डिस्कस किया अभी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। C and C++ are platform dependency languages. Hence, the application programs written in one operating system cannot run in any other operating system. But in platform independence language like Java application program written in one operating system
कैन एबल टू रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। यही चीज हम आपको बार बार बता रहे थे कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि हम अपने प्रोग्राम को सिर्फ किसी हार्डवेयर नहीं, किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी रन कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने विंडोज पे भी अपना प्रोग्राम बनाया है तो जावा के प्रोग्राम को लिनक्स या मैक पर आप यूज कर सकते हैं। पर ऐसा सी और सी प्लस प्लस के साथ नहीं था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और ये हमेशा याद रखिएगा। अक्सर जब भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं तो एक्सटर्नल आपसे पूछता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है, तो आपको उसे ध्यान से बताना है कि हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, किसी भी हार्डवेयर पर रन कर सकते हैं। इस कंसेप्ट्स को ही हम कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और ये फीचर हमारा जावा में सपोर्ट करता है। नेक्स्ट फीचर इज जावा हैज इंक्लूडेड मैनी फीचर्स of C and C++ which makes it easy to understand। अब हमने कहा C और C++ के सुपरसेट से ही मिला के हमने जावा बनाया, तो इसका मतलब ये है कि जावा में आप लोग बहुत सारे जो फंक्शन C++ में, जैसे हम इनहेरिटेंस भी पढ़ते थे, कंसेप्ट वही रहेगा। यहाँ पर थोड़े से कीवर्ड्स चेंज हो जाएंगे, बाकी सारे जो फीचर्स होते हैं C++ के वो आपके जावा में बहुत सिंपल वे में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन सिक्योर, जावा प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोटेक्शंस फ्रॉम वायरसेस एंड malicious प्रोग्राम। It ensures that there will be no damage and no security will be broken। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सिक्योरिटी फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा सिस्टम जिस पर हम वर्क कर रहे हैं कहीं उस पर वायरस का अटैक तो नहीं हो रहा है, कोई मैलिशियस प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम को तो चेंज नहीं कर दे रहा है। कहने का मतलब है यदि आपके सिस्टम में कोई वायरस आ गया है तो मे बी वो आपको, आपने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड बेंच सपोज प्रोग्राम में, और वो पब्लिक स्टैटिक से स्टैटिक को डिलीट करता जाएगा। तो इस तरह से आपके प्रोग्राम में कोई डैमेज ना हो, आपकी सिक्योरिटी ब्रेक ना हो और आपको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी जावा ने सिक्योरिटी प्रिकॉशंस कर रखे हैं, इसलिए हम इसको सिक्योर लैंग्वेज भी कहते हैं। देन पोर्टेबल, जावा प्रोवाइड्स अस with the concept of portability। Running the same program with Java on different platform is possible। जो पोर्टेबिलिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। आप इसके प्रोग्राम बनाकर कहीं पर भी जाकर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम पर रन कर सकते हैं। ये बिल्कुल पोर्टेबिलिटी के कंसेप्ट को सपोर्ट करेगा। देन रोबस्ट, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम it helps us to find possible mistakes as soon as possible। It means during the development of the program अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपको एरर जनरेट करेगा और उसके सिंपल एरर को देखकर आप अपने प्रोग्राम को ठीक कर सकते हो। इस फीचर को अपन कहते हैं रोबस्ट। देन मल्टी थ्रेडेड, the multi-threading programming features in Java allows you to write a program that perform several different tasks simultaneously। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जावा प्रोग्रामिंग का। मल्टी थ्रेडिंग में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में प्रोग्राम को बनाते हैं और एक ही प्रोग्राम में कई तरह के थ्रेड्स रन करते हैं। थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस। लाइट वेट प्रोसेस मतलब आपने सपोज कुछ सेकंड बाद ये इनिशिएट कर दिया, थोड़े सेकंड बाद आपने कोई दूसरा प्रोग्राम रन कर दिया, मतलब एक ही प्रोग्राम में आपके 4-5 तरह के प्रोग्राम चलेंगे साइमल्टेनियसली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको हम लोग डिटेल में अभी आगे भी देखने वाले हैं। देन नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा इज डिजाइन्ड for distributed internet environment as it manages the TCP/IP protocol। Java distributed computing को सपोर्ट करता है
और जो भी आपके नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल होते हैं टीसीपी आईपी, इसके थ्रू हम जावा को डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो हम लोगों ने जावा के फीचर्स, जावा क्या है, कैसे यूज़ करना है, कितने तरह के एप्लीकेशन बनाना है, अभी तक ये सब देखा। अब हमको देखना है जावा एडिटर। व्हाट इज़ जावा एडिटर्स? क्योंकि जब भी आपको जावा का प्रोग्राम बनाना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जावा का प्रोग्राम आपको लिखना कहाँ है। ऐसी स्थिति में आपको जावा एडिटर्स की आवश्यकता होगी। जब हम लोग C++ करते थे तो आप सीधे टर्बो C3 के एक आइकॉन पर क्लिक करते थे, आपके पास एक नीले रंग का एडिटर तैयार हो जाता था, आप उसमें प्रोग्राम लिखते थे और उसे एग्जीक्यूट करा लेते थे। पर जावा में ऐसा नहीं है। यदि आपको जावा में कोई प्रोग्राम बनाना है आपके सिस्टम में, तो जो सबसे सिंपल एडिटर होता है, जो सब जानते हैं, दैट इज नोटपैड एडिटर। उसको यूज कर सकते हैं। साथ ही जावा के कुछ स्पेशल एडिटर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उनको यूज कर सकते हैं। तो ये एडिटर कौन कौन से होते हैं, कैसे हमको यूज करना है, हम इस पर बात करेंगे। तो we can say you need a text editor to write Java program. There is even more sophisticated IDE available in the market. IDE you know, IDE stands for Integrated Development Environment। मतलब आपको एक ग्राफिक्स टाइप का एडिटर मिल जाएगा जिसमें आप साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं, देख सकते हैं प्रोग्राम को। यदि आप नोटपैड यूज़ करते हैं तो अप्रोच आपकी डिफरेंट होगी। आपको क्या करना पड़ेगा, नोटपैड पे प्रोग्राम बनाना होगा, उसको सेव करना होगा, फिर आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा, कमांड प्रॉम्प्ट में आपको कमांड देना होगा, उसके बाद आप रन कर पाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग शुरू से देखते हैं। सबसे पहले अपन नोटपैड की डिटेल बात करते हैं कि यदि हमको अपना पहला जावा प्रोग्राम बनाना है तो हमको एक एडिटर चाहिए। हम नोटपैड पे काम करना शुरू करते हैं। हमने नोटपैड ओपन किया, स्टार्ट गए, प्रोग्राम पे गए, नोटपैड ओपन कर लिया, ये आप कर लेंगे। नोटपैड को ओपन करने के बाद हम उस पर जावा का प्रोग्राम राइट करना शुरू करते हैं। तो ये क्योंकि बहुत ही सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, जब भी आप नोटपैड पे जावा के प्रोग्राम को लिखते हैं तो आप उसको सेव करते हैं, और सेव करने में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, और वो है उस फाइल का एक्सटेंशन। अब क्योंकि हम लोग ये किस चीज़ का प्रोग्राम बना रहे हैं, जावा लैंग्वेज पे, तो जब भी आप कोई जावा का प्रोग्राम बनाएंगे उस फाइल का नाम आपको देना पड़ेगा। सपोज आपने XYZ नाम की फाइल बनाई है तो उस फाइल का नाम क्या हो जाएगा, xyz.java। अब ये .java क्या बताता है, ये एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि जब भी हम अपनी किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसके डिटेल्स देखते हैं, तो हमको पता होता है कि ये फाइल किस लैंग्वेज में बनाई गई है। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं। जब आपके पास एक्रोबैट रीडर नहीं रहता या वर्ड नहीं रहता है तो आपको एक सिंपल फाइल जो रहती है वर्ड की, उसका आइकॉन दिखता है, आप परेशान होते रहते हो, सर ये तो फाइल नहीं ओपन हो रही, फाइल नहीं ओपन हो रही। पर वो फाइल क्यों नहीं ओपन हो रही है, उसका कारण ये है बच्चों कि उसका सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है। जब भी आपको वर्ड की फाइल खोलना है तो आपके पास MS ऑफिस होना चाहिए या MS वर्ड होना चाहिए। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमको तो केवल आइकॉन दिख रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये फाइल वर्ड पे ही ओपन होना है, उसका तरीका है, आप जब भी उस फाइल को क्लिक करेंगे, उस फाइल के नाम पे आपकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो आपको दिखेगा .doc या .docx। इसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो उसको ये पता होना चाहिए कि हमारे कोई भी फाइल का एक्सटेंशन हमको ये बताता है कि ये फाइल किस सॉफ्टवेयर में बनाई गई है। तो जब आप C++ की फाइल बनाते थे तो आप लोग लिखते थे .cpp। CPP स्टैंड फॉर C++।
और जब आप जावा का फाइल बनाएंगे तो अब आप लोग क्या करेंगे, उसमें लिखेंगे डॉट जावा। तो सपोज हमने नोटपैड पे एक फाइल बनाई, उसका नाम हमने दिया XYZ। अब हमने जब इसको सेव किया तो हम लिखेंगे XYZ.java। यहाँ एक और ध्यान रखने वाली बात है जो मुझे याद आई, मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप जावा का प्रोग्राम, आपने जैसे जावा इंस्टॉल किया, जावा जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आप देखेंगे आपकी प्रोग्राम फाइल्स में या आपने जहां पे भी लोकेशन पे जावा को इंस्टॉल किया है, फोल्डर बनेगा JDK। उसके अंदर एक आपको फोल्डर मिलेगा बिन। आपको ये सारे प्रोग्राम, यदि आपने अपने कंप्यूटर में एनवायरमेंट वेरिएबल, एक चीज होती है जो सबको पता होगा, अगर एनवायरमेंट वेरिएबल में जावा का पाथ सेट नहीं किया है तो आपको इस प्रोग्राम को उस बिन डायरेक्टरी के अंदर रख के ही चलाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, जावा रन नहीं कर पाएगा। और यदि आपको करना हो तो एक सिंपल सा अप्रोच है, आप लोग माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज पे जाइए, एडवांस प्रॉपर्टीज पे जाइए, सिस्टम वेरिएबल्स पे जाइए, एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे जाइए। एनवायरमेंट वेरिएबल्स में आप लोग जहां पर उसका जावा का पाथ सेट करना है उसको क्लिक कीजिए। पाथ में आपको जो वेरिएबल लिखना है वो PATH पाथ लिखना है, और नीचे एक आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, उसमें जहां आपने जावा को इंस्टॉल किया है, जहां आपका जावा का फोल्डर है ये बिन वाला, सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा के अंदर, JDK के अंदर बिन, इस पाथ को कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही आप इस पाथ को पेस्ट कर देते हैं, अब आप अपने जावा के प्रोग्राम को किसी भी सिस्टम की लोकेशन से रन कर सकते हैं। तो अगर आपने पाथ सेट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप कहीं से भी प्रोग्राम रन कर सकते हैं। और यदि आपको जावा का पाथ सेट करने में कुछ परेशानी आ रही है या पाथ सेट नहीं किया है आपने, तो ऐसी स्थिति में आप अपने नोटपैड की फाइल को कहां पर सेव करना है, जहां पर आपका जावा इंस्टॉल है उसके बिन फोल्डर में जाइए और डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ, जैसा कि अपन ने बताया XYZ एग्जाम्पल फाइल का नाम अपनी, तो हमने लिख दिया XYZ.java। इस तरह से आप जावा के प्रोग्राम को सेव कर दीजिए। अब आपको रन करना है तो कमांड प्रॉम्प्ट को लिए, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आपको कहां पे जाना पड़ेगा, जिस डायरेक्टरी में आपका प्रोग्राम सेव है। तो वैसे तो आप लोग सबको पता होगा, CD कमांड का मतलब चेंज डायरेक्टरी। आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आपको CD कमांड उपयोग करते हुए आपको इस डायरेक्टरी तक पहुंचना है। बहुत ही सिंपल सा काम है, CD लिखिए और आपका जो पाथ है उसको कॉपी कीजिए, माउस ले जाइए, राइट क्लिक कीजिए, कमांड प्रॉम्प्ट में पेस्ट कर दीजिए, एंटर दबाइए, आप उस डायरेक्टरी में आ जाएंगे। अब शुरुआत होती है हमको कैसे जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करना है और कैसे रन करना है। तो जब भी आपको जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करना है तो आपको एक कमांड यूज करना पड़ेगा। इस फोल्डर के अंदर आप आ चुके हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में आप ऑलरेडी हैं। आपको सिंपल लिख देना है जावा सी। जैसे ही आप जावा सी लिखते हैं आपको स्पेस देना है, आपकी फाइल का नाम लिखना है XYZ.java और आपको एंटर दबा देना है। और जैसे ही आप एंटर दबाएंगे आपकी जावा का प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा और आप वापस उसी डायरेक्टरी में अपने कमांड प्रॉम्प्ट में पहुंच जाएंगे। अब आपने प्रोग्राम को कंपाइल कर लिया है तो अब आप उसका आउटपुट देखना चाहते होंगे। तो आउटपुट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से कमांड प्रॉम्प्ट में आपको एक कमांड लिखनी पड़ेगी। अब आपको सिंपली लिखना है जावा और आपके प्रोग्राम का नाम जो अपन ने लिखा था XYZ, लेकिन इस बार एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे। ध्यान रखिए, जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो हमने लिखा था जावा सी स्पेस XYZ.java एक्सटेंशन के साथ, और अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, रन करने के लिए जावा स्पेस XYZ। एंटर मारिए। आप जैसे ही एंटर करेंगे आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। इस तरह से टेक्स्टपैड वगैरह भी बहुत सारे एडिटर हैं, टेक्स्टपैड है, तो इनको भी आप यूज कर सकते हैं जावा के प्रोग्राम बनाने के लिए। मैंने सबसे सिंपल, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, नोटपैड तो आपके पास डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में एक एडिटर होता है, तो इसको तो आप यूज करके बना ही सकते हैं। नहीं तो आप कहेंगे कि सर हमको प्रोग्राम बनाने में बड़ी दिक्कत आ रही है, हमारे पास तो एडिटर ही नहीं है। तो नोटपैड है, सबको प्रोग्रामिंग कर लेना है उससे। अच्छा, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना है आप
कि जब भी हम जावा का कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम उस प्रोग्राम का जो पहला स्टेटमेंट लिखते हैं वो क्लास, क्योंकि जावा जो है वो हर एक प्रोग्राम का एक क्लास बनाता है। और जब आप इसको कंपाइल कराएंगे तो आप अपने फोल्डर में देखेंगे आपकी एक क्लास फाइल बनती है, और ये क्लास फाइल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इस क्लास फाइल को आप कहीं पर भी ले जाके किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे C++ में जब आप एक प्रोग्राम को कंपाइल कर देते थे, रन कर देते थे, तो आपके पास एक exe फाइल बन जाता था। आपको कुछ नहीं करना होता था, उस exe फाइल को लेना था, किसी भी कंप्यूटर पे जाना था, डबल क्लिक करेंगे तो आपकी exe फाइल जो है वो रन हो जाएगी, आपका आउटपुट दिखने लगेगा। तो सेम काम जो जावा का यहाँ पर होता है वो होता है क्लास फाइल के साथ। तो जब भी आप जावा का प्रोग्रामिंग करें तो आप लिखें क्लास, और जैसे हमने लिखा XYZ, तो आप इसका पहला जो नाम का लेटर है X, इसको हमेशा कैपिटल यूज करें। इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सी वजह है कि क्लास का हम पहला जो कैरेक्टर है वो कैपिटल लिख रहे हैं, क्योंकि जब भी आप लाइब्रेरी देखेंगे तो लाइब्रेरी में भी आपको सारे कैपिटल लेटर क्लास के मिलेंगे। ये जावा की क्लास की पहचान है, और इससे हम आगे धीरे धीरे देखेंगे कि ऐसा हमने क्यों कह रहे हैं। जैसे जैसे मैं आपको प्रोग्राम बनाकर एग्जीक्यूट करना बताऊंगा अभी, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको ये क्यों करने को कह रहा हूं। तो हमने नोटपैड के बारे में बहुत अच्छे से देख लिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगला जो एडिटर है, अब सपोज आपने कहा कि सर हमको एक ग्राफिक्स टाइप का एडिटर चाहिए है जिसके थ्रू हम देख सकें कि हमारा साइमल्टेनियसली रन हो जाए, हमारे को बढ़िया कलर कोड में दिखे, एरर भी दिखे, नीला लाल सब कुछ दिखे, हमने क्या गलतियां की वो दिखें। अगर आप कुछ इस तरह की ख्वाहिश रखते हैं तो आप नेटबीन्स यूज कीजिए। इट इज अ जावा IDE that is open source and free, which can be downloaded from http://www.netbeans.org/index.html। ये मैंने आपको हाइपरलिंक दे दी है इसी PPT में, इसको देख के आप टाइप कर सकते हैं और नेटबीन्स को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप नेटबीन्स को डाउनलोड करेंगे, ये आपको एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा जहां पर आप अपने जावा के प्रोग्राम्स को बना सकते हैं, रन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट इसी तरह का एक और एडिटर है जो आप लोगों को कई जगह यूज करता दिखेगा। जनरली बच्चे क्या होते हैं, ये सब बिल्कुल जो एडिटर एक ही काम करने वाला है, आपके जावा के प्रोग्राम को लिखकर रन कराने वाला है। लेकिन जब आप किसी और बच्चे को काम करते देखते हैं कि वो उसका तो ग्राफिक्स दिख रहा है, हमारा तो नोटपैड में कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो आप सोचते पता नहीं ये कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा है, जबकि वो जावा यूज करता है। सिमिलरली आप देखते हैं एक्लिप्स एक और IDE है जो जावा के प्रोग्रामिंग वगैरह के लिए यूज हो सकता है और यूज करते भी है बच्चे। तो आप जब भी ये नेटबीन्स, एक्लिप्स और ऐसे एडिटर देखें तो आप ये नहीं सोचें कि कोई बहुत अलग काम कर रहा है, वो भी वही प्रोग्राम बना रहा है जो जावा में आपने बनाया है। बस अंतर इतना है कि वो एडिटर अलग अलग हैं, काम सब एक ही करने वाले हैं। इसलिए कोई भी कंफ्यूजन की यहाँ पे बात मत रखिएगा। आप नोटपैड यूज करें, आप नेटबीन्स यूज करें, आप एक्लिप्स यूज करें, आप जावा के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। एक्लिप्स जो है, इट इज एन ऑल्सो अ जावा IDE डेवलप्ड बाय द एक्लिप्स ओपन सोर्स कम्युनिटी एंड कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम http://www.eclipse.org। आप इस वेबसाइट पर जाके जावा के एडिटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि जब भी हमको जावा का प्रोग्राम लिखना है तो हमारे पास दो तरह के, एक सिंपल एडिटर होता है, एक IDE एडिटर होता है। सिंपल एडिटर नोटपैड पे सबके पास है, अगर किसी को पास IDE नहीं है तो नोटपैड पे प्रोग्राम बनाना शुरू कर सकता है। क्लास का जब भी आप नाम देंगे तो उसका पहला लेटर कैपिटल रखना है आपको। नोटपैड, टेक्स्टपैड, नेटबीन्स, एक्लिप्स सब एक ही तरह का काम करने वाले हैं, इसलिए इनको देखकर डरना नहीं है, बढ़िया तरीके से यूज करना है। तो मुझे लगता है जावा एडिटर के बारे में आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको जावा के एडिटर को यूज करना है, कैसे अपना प्रोग्राम लिखना है, कहां पर जाके सेव करना है और कैसे यूज करना है। आगे मैं बढ़ता हूं, जो हमारे सिलेबस में भी है और हर बार एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड C++। तो इसको हमको देखना होगा क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने C++ में बहुत सारी चीजें थर्ड सेम में सीख ली होती हैं और
अब हमको एक स्टेप आगे बढ़ना है जावा में, तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि हमको इन सब डिफरेंस के बारे में पता हो, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हमारे पास क्या एडवांटेज है जावा को यूज़ करने का, जब तक आपका मन नहीं करेगा जावा को यूज़ करने का। तो अपन देखते हैं सबसे पहला फीचर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये तो हमने आपको बताया था सी प्लस प्लस इस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। आप हर जगह उसको बोर्ड प्रोसेसर वगैरह हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, रन नहीं कर सकते, पर जावा इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसके प्रोग्राम को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। अब जो C++ है दैट इज मेनली यूज्ड फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। सिस्टम प्रोग्रामिंग मतलब आपने एक एप्लीकेशन बना लिया, आपने एक छोटा प्रोग्राम बना लिया, आपने कोई सपोज छोटा मोटा मारियो का गेम बना लिया, आपने एक स्क्रीन सेवर बना लिया। तो इस तरह के प्रोग्रामिंग करने के लिए आप C++ को यूज कर सकते हो। Java is mainly used for application programming. It is widely used in Windows, web-based, enterprise and mobile application. ये हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे कि Java का जो मेन कंसेप्ट है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग को फोकस करता है, लाइक विंडो बेस्ड हो, वेब बेस्ड हो और एंटरप्राइज या मोबाइल। अभी हम लोग इसमें जावा में जो मेनली इंडस्ट्री में देखते हैं वो वेब एप्लीकेशन बहुत सारे जावा में बन रहे हैं। इनफैक्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यदि आप अपना जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो वो भी आपका जो बना हुआ है वो जावा के कोड से ही एंड्रॉयड बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जावा क्यों यूज़ होता है, C++ क्यों यूज़ होता है। देन मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस तो अभी हम आगे देखने वाले हैं कि हमको एक ही क्लास की प्रॉपर्टीज़ को बार बार यूज़ करना है, क्योंकि मान लीजिए हमको ऐसा तो नहीं है अपने कोड को बार बार लिखते रहेंगे, बार बार लिखते रहेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि रीयूजेबिलिटी का मतलब है कि हमने एक बार क्लास बनाई तो हम उस क्लास को कई बार मल्टीपल टाइम यूज करेंगे। तो इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। इसमें एक पर्टिकुलर टाइप होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। C++ जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जावा में एक कंसेप्ट होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस, जिसके थ्रू हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा में भी अचीव कर सकते हैं। जो नेक्स्ट डिफरेंस है C++ और जावा के बीच में, उसको हम देखें, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। C++ uses compilers only. C++ is compiled and run using the compiler which converts source code into machine code. So C++ is platform dependent. C++ में हमारे पास कंपाइलर होता है। आप लोगों ने भी C++ के प्रोग्राम चलाए होंगे। C++ में हम लोग क्या करते थे, सीधे प्रोग्राम बनाते थे, कंपाइल करते थे, देन रन कर देते थे। तो इस तरह से हम C++ में कंपाइलर यूज करते थे। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। जावा यूजेस कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों को जावा यूज करता है। जावा सोर्स कोड is converted into bytecode at compilation time. The interpreter executes this bytecode at runtime and produces output. Java is interpreted, that is why it is platform independent. अब देखो बच्चों, जावा में पहले आपका सोर्स कोड बनता है। सोर्स कोड जो होता है उसको आप कन्वर्ट करते हो बाइट कोड में। ये कहाँ पर होता है, कंपाइलेशन टाइम में। मतलब हम कंपाइलर यूज कर रहे हैं यहाँ तक कि जब हमने सोर्स कोड बनाया और सोर्स कोड को कन्वर्ट किया बाइट कोड में, तो ये अपना क्या हो गया, कंपाइल टाइम का बात हो गई। देन द इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट दिस बाइट कोड एट रन टाइम एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट। उसके बाद क्या होता है, इंटरप्रेटर आपका बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है रन टाइम में और आपको आउटपुट दिखाता है। जावा इज इंटरप्रेटेड, दैट इज व्हाई इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा को क्योंकि हम इंटरप्रेट कर सकते हैं इसलिए ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में सपोर्ट करता है। देन थ्रेड सपोर्ट, अभी हम लोगों ने बात की थी कि हमको एक ही प्रोग्राम में छोटे छोटे टाइनी प्रोग्राम बनाना है, स्मॉल प्रोसेसर एक्टिवेट करना है, तो हम लोग थ्रेड का कंसेप्ट यूज करते हैं। पर हमारे पास C++ में कोई भी थ्रेड का बिल्ट इन सपोर्ट नहीं है। C++ doesn't have built-in support for threads. It relies on third-party libraries for thread support. But in case of Java, it has built-in thread support और बहुत effective communication
आप अचीव करते हो थ्रेड यूज करते हुए। तो ये आप ध्यान रखेंगे सी प्लस प्लस और जावा के डिफरेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जावा के एक अलग कंसेप्ट को पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं क्लास। आपने बहुत पहले सुना होगा, सी प्लस प्लस में भी आपने पढ़ा है, तो थर्ड सेम में ही बहुत पहले आपने सुन लिया होगा कि क्लास क्या होता है। हम लोग बड़ी अच्छी बाला गुरुस्वामी की बुक पढ़ते हैं और एक डेफिनेशन बता देते हैं, क्लास इज अ वे टू बाइंड डेटा एंड फंक्शन टुगेदर। और जब भी हम प्रैक्टिकल लेने जाते हैं तो सब बच्चे बड़े स्मार्टली बोलते हैं क्लास इज अ वे टू बाइंड डेटा एंड फंक्शन टुगेदर। और हम पूछते हैं जब बच्चों पर डेटा बताओ और ये फंक्शन क्या होता है, कैसे बाइंड करते हो, क्या होता है, तो फिर उनको सोचना पड़ता है कि ये क्या होता है। तो आपको मैं और सिंपल बताता हूं जिससे आपको समझ आ जाए। तो जब भी हम डेटा एंड फंक्शन कहते हैं तो आप बिल्कुल मत घबराइए। डेटा का मतलब है कि जितने वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए या आप अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हो वो सब आपका डेटा है। आपने भले लिखा है इंटीजर एक्स, आपने लिखा है फ्लोट वाई, कुछ भी लिखा है आपने, कोई भी डेटा टाइप लिखा है, दैट इज योर वेरिएबल, दैट इज योर डेटा। तो हमने डेफिनेशन में क्या बोला, क्लास इज अ वे टू बाइंड डेटा एंड फंक्शन टुगेदर। तो डेटा तो हमारा हो गया, ये आपने जो इंटीजर एक्स इंटीजर वाई लिखा था ये आपका डेटा हो गया। एंड फंक्शन टुगेदर, फंक्शन मतलब जो आपको अपने प्रोग्राम से टास्क बनाना है, जो टास्क एग्जीक्यूट करना है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। इट मीन्स जैसे आपने देखा होगा वॉइड एड, जैसे आपने कहा और आपने एक पैरेंथेसिस यूज किया, तो अपन क्या कहते हैं, ये वॉइड एड क्या हो गया, आपका एक फंक्शन हो गया। तो जावा में क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो हमको क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों पढ़ना है, इसलिए हम कहते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विच रिवॉल्व अराउंड द रियल लाइफ एंटिटीज। तो ये इसके मेन पिलर होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। और क्लास की डेफिनेशन मैंने बताई आपको, डेटा क्या होता है वो मैंने आपको बताया, फंक्शन क्या होता है वो बताया। अब हमको धीरे धीरे देखना है कि कैसे क्लास बनाना है, कैसे फंक्शन बनाना है, कैसे डेटा उस पर डालना है और कैसे उसको एग्जीक्यूट कराना है। तो बढ़िया हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ में आता जाएगा। तो क्लास की डेफिनेशन अगर आप देखें तो मैंने इसमें भी मेंशन कर दिया है, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। इट रिप्रेजेंट्स the set of properties or methods that are common to all objects of one type. In general, class declaration can include these component. तो ये एक प्रोटोटाइप है जिसमें सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं, मेथड्स होते हैं, और जो इसकी मेन थीम है क्लास की उसमें आपको क्या क्या टर्मिनोलॉजी आना चाहिए उसको देख लीजिए। सबसे पहले है मॉडिफायर। अ क्लास कैन बी पब्लिक और हैज डिफॉल्ट एक्सेस। आप सी प्लस प्लस की बात करें, आप जावा की बात करें, कुछ भी बात करें, आपके पास तीन आपने एक्सेस स्पेसिफायर देखे होंगे, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पब्लिक में आप अपना स्कोप सबको यूज करने देते हैं, देन प्राइवेट में आप लिमिटेड कर देते हैं, और प्रोटेक्टेड में आप थोड़ा लिमिटेड करते हैं कि कभी आपको अगर यूज करना है तो आप किसी दूसरे फंक्शन के थ्रू आप उसको यूज कर सकें। तो ये तीन एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं जिनको हम मॉडिफायर्स भी कहते हैं, जिनको अपन ने बताया प्राइवेट, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। देन क्लास नेम, द नेम शुड बिगिन विद ए इनिशियल लेटर। क्लास नेम कोई भी आप दे सकते हैं। सुपर क्लास क्या होगा, अगर आपके पास कोई एक क्लास है, अगर आपने उस क्लास को किसी क्लास से बनाया है, मतलब उसकी पेरेंट क्लास है, तो उस क्लास को अपन सुपर क्लास कहते हैं। द नेम ऑफ द क्लास पेरेंट प्रेसिडेड बाय द कीवर्ड एक्सटेंड। ए क्लास कैन ओनली एक्सटेंड सब क्लास वन पेरेंट। मतलब पेरेंट क्लास जो होगी उसको सुपर क्लास कहेंगे, और जो पेरेंट क्लास से बनेगी चाइल्ड क्लास उसको अपन सब क्लास भी कहते हैं। देन इंटरफेसेस, एक comma separated list of interfaces implemented by the class. If any preceded by the keyword implement, a class can implement more than one interface. In short, आपको इंटरफेस के बारे में बता दूं, वैसे तो डिटेल अपन देखने वाले हैं कि इंटरफेस भी आपका एक छोटी टाइनी क्लास होता है जिसको हम क्या करते हैं, मेन क्लास में इंप्लीमेंट कर देते हैं
और इसी इंटरफेस की मदद से हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करते हैं। इसके बारे में डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। देन क्लास बॉडी आप लोग सब जानते हैं कि आपके पास ब्रेसेस होते हैं, उन ब्रेसेस से आपकी क्लास बॉडी जो होती है वो कवर रहती है। देन ऑब्जेक्ट, it is a basic unit of object oriented programming and represent the real life entities. A typical Java program creates many objects which, as you know, interact by invoking method. ऑब्जेक्ट जैसा हम लोग जानते हैं, हम लोग हर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट से ही हम क्लास के डेटा मेंबर, मतलब आपके जो मेंबर्स हैं डेटा के आपके जो आपने डिफाइन किए, जैसे इंटीजर एक्स वाई, वो सब मैंने आपको बताया था, वो और आपकी मेथड्स को आप लोग कॉल कर सकते हैं। देन ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है? स्टेट होता है, बिहेवियर होता है, आइडेंटिटी होता है। व्हाट इज स्टेट? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देन बिहेवियर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मेथड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। It also reflects the response of an object with other object. Then identity means आपका object का नाम. It gives a unique name to an object and enables one object to interact with other objects. Then variables तो मैंने आपको अभी बताया कि जो आप लोग जो आप क्लास की डेफिनेशन में डेटा कहते हैं वो सारे आपके वेरिएबल्स हैं, कभी उसमें भूलना मत और गलती नहीं करना। ए वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन अ प्रोग्राम। द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ए वेरिएबल इज ओनली अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। All the operation done on the variables affects that memory location. हम वेरिएबल को एक मेमोरी पे लोकेशन पे सेव कर देते हैं और जितने भी हमारे ऑपरेशन होंगे वो सारे मेमोरी को आपके मेमोरी से ही एक्सेस होंगे, मेमोरी में ही सेव होने वाले हैं उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे। ये ध्यान रखने की बात है। इन जावा ऑल द वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज। अगर कोई एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको बना दिया है। इंटीजर x आपको लिखा दिख रहा है, ये इंटीजर आपका डेटा टाइप है और जो x है ये वेरिएबल का नाम है। अब इसमें x पे आपकी जो भी वैल्यू होगी वो किस तरह की होगी? इंटीजर टाइप की होगी। तो ये एक x एक ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसको आप जरूर रन करिएगा कि कैसे हमने वेरिएबल ऐड किए हैं। आपको दिख रहा होगा हमने एक क्लास बनाया है, क्लास सिंपल, ब्रैकेट ओपन किया है, क्लास बॉडी ओपन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ये हमारा मेन फंक्शन होता है क्लास का जिसको हमने बताया। देन इंटीजर a इज इक्वल टू 10, हमने ये इनिशियलाइज कर दिया है a की वैल्यू को। इंटीजर सिमिलरली b इज इक्वल टू 10 एंड इंटीजर c इज इक्वल टू a प्लस b। अब हमने क्या कर दिया? a और b को डिफाइन कर दिया है, कांस्टेंट स्टोर कर दिया है उस लोकेशन पर, और अब हम लोग C पर A प्लस बी को ऐड करके एक एडिशन का सिंपल सा प्रोग्राम रन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं प्रोग्राम में। इसको जरूर रन करिएगा क्योंकि जैसे जैसे आप ये सिंपल प्रोग्राम रन करेंगे आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और इसके बाद आप बड़ी बड़ी लाइनों के प्रोग्राम लिखने में भी बिल्कुल नहीं घबराएंगे, क्योंकि जब भी हम प्रोग्रामिंग करें तो हम हमेशा ये याद। तो बच्चों हमने वेरिएबल को कैसे प्रोग्राम करना है, कैसे ऐड करना है, इसके बारे में सीख लिया है। अब हम मेथड्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको फंक्शन बनाना है, मेथड क्या होता है, कैसे आपको डिफाइन करना है। तो ये एक मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। सबसे पहले अपन अगर डेफिनेशन की बात करें तो a method is a block of code or collection of statement or a set of code grouped together to perform a certain task or operation। मतलब if you want to execute any task, अगर आपको एक सेपरेट मॉड्यूल बनाना है, छोटा मॉड्यूल, वैसे तो जावा में हम लोग क्लास के रूप में भी मॉड्यूल बना लेते हैं, लेकिन क्लास के अंदर अगर आपको एक छोटा सा एक टास्क बनाना है तो आप फंक्शन को यूज कर सकते हैं।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इन जावा इज द मेन मेथड। मेन मेथड जावा का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जावा का प्रोग्राम जब तक आप वो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन जो भी अपन ने प्रोग्राम में देखा था, जब तक ये मेन क्लास में नहीं लिखोगे आपकी वो क्लास मेन क्लास नहीं रहेगी। आप कितनी भी क्लास बना सकते हो, लेकिन जिस क्लास में आपने यह फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखा है वो आपकी मेन क्लास होगी और वहां से आपका एग्जीक्यूशन होता है। तो कैसे बनाना है, मेथड क्या होता है, मैंने बताया आपको। मेथड इज एन यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग एनी टास्क। आपको कोई भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एक साथ एक ब्लॉक में लिखना है तो आप मेथड बना सकते हो। पहले भी आपने C++ में मेथड्स बनाए होंगे, लाइक void add, void subtract। उसमें आप क्या करते थे? void add लिखते थे, फिर ब्रेसेस ओपन करते थे, दो वेरिएबल ले लेते थे, तीसरे में उसको स्टोर करा देते थे, तीसरे वेरिएबल को आउटपुट करा देते थे, और फिर जब आपको कॉल करना होता था तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर सकते थे। सिमिलरली जावा में भी हमको ऐसे ही करना है। क्लास बनाना है, फंक्शन बनाना है, डेटा मेंबर्स रख देना है, फिर क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमको उस ऑब्जेक्ट की मदद से इन फंक्शंस को और अपने डेटा मेंबर को कॉल करना है। तो मेथड कैसे बनाना है, देखो आपको एक इमेज में दिख रहा होगा कि आपका ये हो गया पब्लिक इंटीजर सम इंटीजर ए इंटीजर बी। पब्लिक क्या हो गया आपका? एक्सेस स्पेसिफायर। इंटीजर आपका रिटर्न टाइप हो गया फंक्शन का। सम हो गया आपका नाम मेथड का। ये आपके पैरामीटर हो गए ए बी जो आप पास कर रहे हो। देन आपके ब्रेसेस जब आप देखते हो तो ये ब्रेसेस में क्या हो जाएगा? आपके मेथड की बॉडी हो जाएगी। तो इस तरह से पब्लिक इंटीजर सम इंटीजर ए बी, आपने ये सम नाम का फंक्शन बनाया। इस तरह से आप सबट्रैक्ट या जो भी आप चाहो, नाम कुछ भी हो सकता है मेथड का। रिटर्न टाइप आप अपना डिसाइड कर लीजिए, वॉइड कर देंगे तो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। एक्सेस स्पेसिफायर आप कैसे देना चाहते हैं वो आप जानिए, आपका काम आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको प्राइवेट रखना है फंक्शन को, आपको प्रोटेक्टेड करना है, पब्लिक रखना है। तो जनरली कोशिश करिए कि यदि आपको उस फंक्शन को सब जगह एक्सेस करना है तो आपको उस मेथड को पब्लिक रखना चाहिए। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि आप पब्लिक इंटीजर सम इंटीजर ए बी टाइप का इस तरह से फंक्शंस को बना सकते हैं। उसकी बॉडी रहेगी और आपको इस तरह से फंक्शन को बनाना है। इस तरह से आप डिफरेंट कोई भी छोटे छोटे अपने प्रोग्राम बनाएं, तो क्लास के अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने की जगह छोटे छोटे फंक्शन बनाएं, जिससे आपको पता रहेगा। सपोज करो आपने ऐड फंक्शन बनाया और किसी वेरिएबल में एरर आ रहा है, तो आपको पूरे प्रोग्राम में ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब आप सीधे जाकर आप अपने ऐड फंक्शन में जाएंगे, वहां पर एरर को देखेंगे और उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आपने वेरिएबल बना लिया है, आपने डेटा मेंबर बना लिया, आपने मेथड बना लिया। अब हमारे पास क्या बच गया? कैसे ऑब्जेक्ट बनाना है और कैसे ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को कॉल करना है। तो a class provides blueprint for object. So basically an object is created from a class. In Java, the new keyword is used to create new objects. आप ये बहुत अच्छे से याद रखना कि जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो आपको एक कीवर्ड की आवश्यकता होगी और उस कीवर्ड का नाम है न्यू। न्यू आपका वो कीवर्ड है जिससे आप अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करोगे और यूज करोगे। कैसे करना है ये अपन आगे देखते हैं। There are 3 steps when creating an object from a class. जब भी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो आपके पास 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 डिक्लेरेशन, नंबर 2 इंस्टेंशिएशन एंड नंबर 3 इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन में अ वेरिएबल डिक्लेरेशन विद अ वेरिएबल नेम विद एन ऑब्जेक्ट टाइप। जहां तक वेरिएबल का नाम है आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और आपको उसका डेटा टाइप देना है। ये अपन ने देखा था, जैसे अपन ने लिखा था इंटीजर एक्स। देन इंस्टेंशिएशन में क्या हो जाएगा? न्यू कीवर्ड यूज करना है। जैसे ही आपने न्यू कीवर्ड यूज किया तो आप नया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए इंस्टेंशिएट हो जाते हो। अब न्यू कीवर्ड को आपको एक कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज करना है। कंस्ट्रक्टर इज एन फंक्शन विच ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज। तो हमको क्या करना है? इनिशियलाइजेशन करना है किसका? न्यू कीवर्ड का। तो हम क्या करेंगे?
हम न्यू कीवर्ड को एक कंस्ट्रक्टर मतलब जो आपका क्लास का मेन क्लास का नाम है वही उसका नाम होना चाहिए, ये हम जानते हैं। तो हमको इस तरह से उसको इनिशियलाइज करना है। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा कि हमको कैसे क्लास के मेंबर को एग्जीक्यूट करना है। ये एक छोटा सा आपको प्रोग्राम दिख रहा है जिसमें हमने लिखा है पब्लिक क्लास माई क्लास। ये पब्लिक कीवर्ड है, क्लास कीवर्ड है और माई क्लास जो है वो हमारी क्लास का नाम है। देन हमने डिफाइन किया इंटीजर x बराबर x इज इक्वल टू 5। ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारी मेन क्लास हो गई। मेन क्लास में हमारा जो नाम था क्या था, माई क्लास। अब हमको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। तो कैसे करना है बच्चों, जैसे अपन ने बात की, अभी अपन ने न्यू कीवर्ड देखा था। अब देखो इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखना। माई क्लास हो गया हमारी क्लास का नाम, माई ओबीजे हमारा क्या हो गया, जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं उसका हमने ये नाम दिया है। आप कुछ भी नाम दे दीजिए, ए बी सी डी A1 B1 C1 सब चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने एक माई क्लास का नाम आपका जो था एक्चुअल, देन माई ओबीजे आपका हो गया ऑब्जेक्ट का नाम, इक्वल टू न्यू हमारा ये कीवर्ड है जो हमने बताया आपको लगाना पड़ेगा जब भी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। देन न्यू, फिर हमने ये माई क्लास कंस्ट्रक्टर बना के इसको इनिशियलाइज किया, किसको, न्यू कीवर्ड को। तो हमारा क्या हो गया स्टेटमेंट, माई क्लास स्पेस माई ओबीजे ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू हमारा कीवर्ड है, और माई क्लास जो है हमारा कंस्ट्रक्टर का फंक्शन है जिससे हम न्यू कीवर्ड को इनिशियलाइज करते हैं। देन हमने लिखा है, देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन माई ओबीजे डॉट एक्स। ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन का मतलब है हमको प्रिंट करना है कुछ। तो क्या प्रिंट कर रहे हैं हम, एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट से कैसे कॉल करते हो आप लोग, जैसे C++ में भी अपन डॉट ऑपरेटर से कॉल करते थे। तो हमारा ये माई ओबीजे डॉट एक्स क्या है, आपके ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ऑपरेटर और जो हमारा वेरिएबल की वैल्यू हमको चाहिए है प्रिंट करना है। तो हमने क्या लिख दिया, माई ओबीजे डॉट एक्स। इस तरह से इस प्रोग्राम को आप चला के देखेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 5, क्योंकि हमने इसको कांस्टेंट वैल्यू इनिशियलाइज करके रखी है। इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल को, किसी भी फंक्शन को इस तरह से कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो हमने इसलिए स्टेप बाय स्टेप देखा कि कैसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कैसे डेटा मेंबर बनाते हैं, फिर कैसे हम लोग मेथड बनाते हैं, मेथड क्या होता है। अब हमने जब डेटा और मेथड बनाना सीख लिया तो हमने क्या एक एग्जांपल ले लिया कि कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम उन डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो सिंपली ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ऑपरेटर और आपका डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन जो भी आपको कॉल करना है, आप इस तरह से उसको कॉल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने ये सारे जावा क्या होती है, कैसे आपको रखना है, जेडीके कैसे इंस्टॉल होता है, क्या फीचर्स होते हैं, C++ में से क्या नया आ गया है, क्या डिफरेंस है, जावा में हम लोग कैसे प्रोग्राम लिखते हैं नोटपैड में, कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं, कौन कौन से हम आईडी यूज कर सकते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, कैसे हम जावा में एक वेरिएबल बनाते हैं, डेटा मेंबर उसको कहते हैं, डेटा मेंबर बनाते हैं, कैसे फंक्शन बनाते हैं, कैसे दोनों बनाते हैं, डेटा मेंबर फंक्शन भी आप एक ही क्लास में बना सकते हो, मेन क्लास को कैसे यूज करते हैं, क्या नाम लिखते हैं, कैसे प्रोग्रामिंग करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कैसे हम डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करते हैं। ये सारी चीजें हमने सीखी। आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो दैट इज वेलकम, यू कैन मेल मी योर क्वेरीज, मैं आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स करूंगा। एंड यू कैन मेल मी @SAURABH, दैट इज saurabh_TIETECH@rediff.com। इस पर आप अपनी क्वेरीज मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स करूंगा, टाइम मिलते ही रिस्पॉन्स करूंगा। और आपको आशा करता हूं आज के लेक्चर का सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसको एग्जीक्यूट कीजिए, प्रोग्राम बनाइए। आप जैसे जैसे एग्जीक्यूट करते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अब जावा क्या होता है आपको पता है, जावा कैसे चलाना है आपको पता है, कैसे एग्जीक्यूट करना है आपको पता है।
अब केवल काम आपका है, प्रोग्राम बनाइए, रन कराइए और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। इस वीडियो को केवल 5th सेमेस्टर डिप्लोमा स्टूडेंट नहीं, बाकी बच्चों में भी शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सारे बच्चे जावा के फंडामेंटल सीख सकें, बेसिक सीख कर सकें और प्रोग्रामिंग के अच्छे कंसेप्ट सीख सकें और अपना करियर जावा में बना सकें। थैंक यू वेरी मच। One more time, please share this video as much as possible. Thank you very much. I am Saurabh Tiwari, Senior Lecturer, Government SB Polytechnic College, Bhopal. Thank you.